Good evening, everyone. Welcome back to SGI competition classes. This is your mentor Kartik Gupta. I hope so all of you are well and doing well. So सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। फिर 4 बजे हम जुड़ चुके हैं एक बहुत ही 90 डेज इंग्लिश की एक सीरीज में, जहां पर स्पॉटिंग एरर्स को हम समझेंगे, स्पॉटिंग एरर्स को जानेंगे। ये आज का जो सेशन है वो 9th या 10th नंबर का सेशन होगा स्पॉटिंग एरर का। तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि वो राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम सेशन को करेंगे स्टार्ट, क्योंकि ये बहुत प्यारू प्यारू सा सेशन होने वाला है एंड लवली सा सेशन है, बड़ा क्यूट सा सेशन है, नॉलेजेबल सेशन है। सो वेलकम टू एसआई कंपटीशन क्लासेस एंड स्पेशली वेलकम टू दिस सेशन। एंड आज की प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास पहले आएगा। आज की क्लास का प्रीवियस क्वेश्चन ये रहा आपके पास। ओके, कहते हैं इफ बी एक्सरसाइज रेगुलरली, if we exercise regularly we will be no more healthier। ओके, यदि हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं we will be more healthier, हम और भी ज्यादा हेल्दियर होंगे। अब यहां से हम क्वेश्चन को समझेंगे और जानेंगे बहुत सारी चीजों को। तो चलिए सबसे पहले जब भी हम सेंटेंस को पकड़ेंगे तो सबसे पहले टेंस देखने की कोशिश करेंगे। तो एक चीज आपको यहां से एक बात पता लग गई। क्या बात पता लगी? सर बी जो लिखा हुआ है एंड विल बी हेल्दियर है, मोर हेल्दियर लिखा हुआ है, ये क्या है? आपकी मेन क्लॉज है। ये क्या है सर? आपकी, इसी को हम कहते हैं मेन क्लॉज। क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं मेन क्लॉज, क्योंकि ये बिना कंजंक्शन के स्टार्ट होती है। ओके, ये क्या है सर? आपकी मेन क्लॉज है। यदि ये आपकी मेन क्लॉज है तो इसके बाद हम दूसरी कहानी पर बात करेंगे। तो एग्जैक्टली में इफ बी एक्सरसाइज रेगुलरली, इफ बी एक्सरसाइज रेगुलरली, ये क्या है सर? आपकी अदर क्लॉज है। ये आपकी क्या है सर? अदर क्लॉज है। ये क्या है? आपकी एक अदर क्लॉज है। ये क्या है सर? आपकी एक अदर क्लॉज है। ओके, ये क्या है सर? आपकी एक अदर क्लॉज है। अब आपको यहां से कॉन्सेप्ट टेंस का समझना है। क्या समझना है? जैसे कि मैं कई दफा आपको बताया हूं और आज वापस भी बता रहा हूं कि एक होती है आपकी मेन क्लॉज, एक होती है आपकी अदर क्लॉज। ओके, यदि मेन क्लॉज आपकी प्रेजेंट में है, यदि आपकी मेन क्लॉज आपकी प्रेजेंट में है तो अदर क्लॉज किसी में भी होगी। ओके, यदि मेन क्लॉज आपकी फ्यूचर में है, मेन क्लॉज किसमें? फ्यूचर में, तो अदर क्लॉज आपकी प्रेजेंट में होगी। यदि आपकी मेन क्लॉज पास्ट में है तो अदर क्लॉज शुड बी इन पास्ट, ये किस में होगी सर? पास्ट में होगी। इतनी बात याद रखनी है। ओके, अब आपने देखा सर मेन क्लॉज किस में है सर? फ्यूचर में। मेन क्लॉज किस में है सर? फ्यूचर में। तो अदर क्लॉज किस में होनी चाहिए? प्रेजेंट में होनी चाहिए। तो देखो यहां पर V1 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सर ऑलरेडी प्रेजेंट में है, कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्त। ओके, मतलब टेंस की कोई भी एरर नहीं है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज बी के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज आया है, बिल्कुल ठीक है। बी एक्सरसाइज हाउ, हमें कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए? रेगुलरली। एक्सरसाइज एक एक्शन वर्ब है, तो हाउ का आंसर रेगुलरली भी बिल्कुल ठीक है। बी विल बी मोर हेल्दियर, ए आपका बी विल बी भी ठीक है। अब दिक्कत यहां पर एक है, एक वर्ड होता है सर हेल्दी। एक वर्ड क्या होता है सर? हेल्दी। ओके, एक वर्ड क्या होता है सर? आपका हेल्दी। ओके, एक वर्ड आपके सामने क्या होता है सर? हेल्दियर। ओके, एक वर्ड क्या होता है सर आपके सामने? हेल्दियर। और एक वर्ड क्या होता है सर? हेल्दीएस्ट। क्या होता है सर? हेल्दीएस्ट। ओके, एक वर्ड क्या होता है सर? हेल्दीएस्ट। अब आपको पता है एग्जैक्टली में ये आपकी क्या है? हेल्दी क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। ये क्या है सर? कंपैरेटिव डिग्री है। ये आपकी क्या है सर? सुपरलेटिव डिग्री है। बोलो यस सर। यदि ये पॉजिटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव डिग्री एंड ए सुपरलेटिव डिग्री, यदि हम इसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे तो समझिएगा यहां से एग्जैक्टली में एक वर्ड होता है मच। क्या होता है सर? मच। एक वर्ड होता है सर मोर। क्या होता है सर? मोर। एक वर्ड क्या होता है सर? मोस्ट। एक वर्ड क्या होता है सर? मोस्ट। अब यहां से एक वाली बात तो क्लियर है। क्या कहानी क्लियर है? यदि आप मोर लिख रहे हैं, मोर के साथ हेल्दियर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो यहां से हम मोर को हटा देंगे। या तो आप मोर मत लिखो, या तो आप हेल्दियर मत लिखो, या तो लिखो मोर हेल्दी, या फिर लिख रहे हो तो फिर लिखो हेल्दियर।
क्या लिखो सर, हेल्दियर। तो ये आपका आज का क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन था। चलिए आज के हम क्लास के पहले नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द फर्स्ट टास्क, द फर्स्ट टास्क, ओके। चलिए यहां पर क्या लिखें, द फर्स्ट टास्क इज टू प्रोवाइडेड सफिशियंट अरेबल लैंड टू द डिस्पोजेस्ड फार्मर, ओके। यहां पर हमें इस कहानी को समझना है। कॉन्सेप्ट तो यदि मैं चाहूं पूरा का पूरा 30 मिनट्स, क्वेश्चन इतना शानदार है कि मैं पूरे के पूरे 35 से 40 मिनट सिर्फ इसी क्वेश्चन पर लगा दूं, लेकिन मैं ऐसा चाहूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ओके। अब आपको पता है, जैसे कि आपको पता है जो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये क्या दिखाते हैं सर, पोजीशन दिखाते हैं। और आपको पता है जितनी भी पोजीशन होती हैं वो डेफिनेट होती हैं, जितनी भी पोजीशन होती हैं सर वो डेफिनेट होती हैं। यदि वो डेफिनेट होती हैं तो इनके पहले आर्टिकल द बिल्कुल सही लिखा है, तो द फर्स्ट टास्क इज तक कोई एरर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन आता है सर, एग्जैक्टली में फर्स्ट टास्क व्हाट क्या है, ए होता है सर 2 प्लस में v1, क्या होता है सर 2 प्लस में v1 आता है। तो सर आपको पता होना चाहिए कि सर यहां पर लिखा हुआ है 2 प्लस में v1 आना चाहिए, तो यहां पर प्रोवाइडेड लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर, प्रोवाइडेड। तो हम इसी को क्या लिखेंगे सर, प्रोवाइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, टू प्रोवाइड, ओके, टू प्रोवाइड सफिशिएंट एरेबल लैंड टू द डिस्पोजेस्ड फार्मर्स, ओके। कि इतनी कहानी क्लियर है, आई होप सो कि इतनी कहानी आपको क्लियर होगी, यहां तक कोई भी किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर, ओके। आपको पता है एग्जाम में इन द फायर लिखा देता है, तो कभी भी इन द फायर नहीं होता, हमेशा इन फायर होता है। क्या होता है सर, हमेशा इन फायर होता है। इतनी बात को समझ के चलिएगा। चलिए आगे की बात को हम समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आगे हम बात को जानेंगे, समझेंगे और पहचानने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली में क्या लिखा है, ऑफ सबसे पहले हम वर्ब को उठाते हैं। यहां पर क्या है सर, वॉज डिस्ट्रॉयड, ओके, वॉज डिस्ट्रॉयड। अब एग्जैक्टली में वॉज क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब और डिस्ट्रॉय क्या है आपकी मेन वर्ब, या फिर आप इसको मेन वर्ब माने तो इसको एडजेक्टिव माने, दो ही चीजें हो सकती हैं। एग्जैक्टली में यदि हम बात करें तो यहां पर यदि हम बात करेंगे तो वॉज एग्जैक्टली में क्या है सर, मेन वर्ब है, और डिस्ट्रॉयड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। ये किसकी तरह काम कर रहे हैं सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, ओके। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, वॉज डिस्ट्रॉयड इन फायर, ओके। लिखा हुआ है द होल ब्लॉक, इसका मतलब क्या बचा है सर, द होल ब्लॉक। अब मैं यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, ओके। जैसे कि एक वर्ड होता है होल और एक वर्ड होता है सर सेम, एक वर्ड होता है होल और एक वर्ड होता है सेम। तो यहां पर एग्जैक्टली में इनकी पोजीशन कभी भी इसके पहले नहीं होती, ये हमेशा मिड में आते हैं। तो इसका मतलब सर ये वाली द होल ब्लॉक भी सही लिखा हुआ है। ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन, ऑफ क्या है सर, प्रेपोजिशन। और आपको पता है फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स, आपको पता है फ्लैट्स क्या है इसका ऑब्जेक्ट, बोलो यस सर। जो इंक्लूडिंग है एक्सक्लूडिंग है ये भी क्या होती है सर, प्रेपोजिशन होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 शॉप्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट है किसका, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन का, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। यहां पर हम बात करेंगे तो जो शॉप्स लिखी हुई हैं वो 2 हैं, तो इसलिए शॉप्स भी बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबा। आगे हम बात करते हैं, तो इसका मतलब बॉज द होल ब्लॉक के लिए द होल ब्लॉक क्या है सर, एक है, इसका मतलब बॉज बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, क्योंकि द होल ब्लॉक सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। तो भैया मेरे लाडलो आंसर हो जाएगा नो एरर इज द करेक्ट आंसर, नो एरर इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बात करें, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत बाबा, नो दिक्कत। चलिए आगे की तरफ रुक करते हैं, आगे की तरफ रुक करेंगे। हंसते भी रहो, स्माइल भी करते रहो। कहते हैं एक मुझे बात याद आती है कि थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया, थोड़ा लिखा और ज्यादा छोड़ दिया और आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दिया। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी होगी, तुम क्या जानो उस दरिया पर क्या गुजरी होगी, तुमने तो बस पानी भरना छोड़ दिया। कम वक्त लड़कियां इश्क में इतनी पागल होती हैं
कि फोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। चलिए इसी शायरी के साथ हम एक स्माइल के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिखते हैं। लिखा हुआ है, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन ही वॉर हिज सीट बेल्ट। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। एग्जैक्टली मैं आपको पता है, अब यहां पर इस वाले क्वेश्चन को देखना, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, नो सूनर डिड ही सी द ट्रैफिक पुलिसमैन, जैसे ही उसने ट्रैफिक पुलिसमैन को देखा, ही वॉर हिज सीट बेल्ट, उसने अपना सीट बेल्ट पहन लिया। हमारे ग्रुप में भी एक ऐसा आदमी है जो ऐसा करता है, लेकिन नाम नहीं लूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? चलिए आगे हम बात करेंगे यहां पर, तो आगे हम कहानी को समझेंगे। तो पहले आपको समझना है कि सर ये सून क्या होता है। तो आपको सून का मतलब क्या होता है सर, जैसे ही, तो सून का मतलब क्या है? सून एक एडवर्ब होता है, बोलो यस। और एडवर्ब में पाई जाती हैं डिग्रीज, क्या पाई जाती हैं सर? डिग्री। अब यदि एडवर्ब में पाई जाती हैं डिग्री, या तो एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, आप रट्टा मार लो, नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं। हम एक तो सीधा तरीका है कि नो सूनर के साथ हम देन का यूज करते हैं। दूसरी कहानी को समझना है तो समझिए कि सून में क्या पाई जाती है? डिग्री। अब आपको पता है एक होती है पॉजिटिव डिग्री, तो डिग्री होती है, तो यहां पर एक होती है पॉजिटिव डिग्री, तो सून की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? सून। एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री को हम कहते हैं सर सूनर। क्या कहते हैं सर? सूनर। और आपको पता है कंपैरिजन दो चीजों के बीच में होता है, और आपको पता है मेरे लाडलो, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम देन का यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है, जैसे कि राम इज रिचर देन, राम इज रिचर देन मोहन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रिचर जो है, एग्जैक्टली में रिचर जो है वो क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। इसी टाइप से सूनर भी कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए सूनर के साथ भी हम देन का यूज करते हैं। तो यहां पर आपको पता है, इसलिए सूनर के साथ हम किसका यूज करते हैं सर? देन का यूज करते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा, वो जो सेकंड क्लॉज यहां पर स्टार्ट हो रही है, हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? देन लिखना पड़ेगा। देन का मतलब क्या हुआ? जैसे ही उसने पुलिसमैन को, ट्रैफिक पुलिसमैन को देखा, वैसे ही उसने क्या किया? सीट बेल्ट को पहन लिया। तो नो सूनर के साथ हम किसका यूज करते हैं? देन का यूज करते हैं। और यहां से एक कॉन्सेप्ट क्या क्रिएट हो जाता है कि सर नो सूनर जो है, नो सूनर के साथ हमारा जो कंजंक्शन का पेयर होता है वो क्या होता है सर? वो देन होता है। ओके, आपने समझ गए होगे इसकी हिंदी की भी कहानी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर रुक करते हैं। अगले क्वेश्चन, जैसे इसको भी हम बहुत सारी चीजों पर डिस्कस कर सकते थे, जैसे कि मेन क्लॉज जो है वो पास्ट में है, तो अदर क्लॉज भी देखो पास्ट में है। बहुत शानदार तरीके से जो है कार्तिक सर इंग्लिश को पढ़ाते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच सर। और उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं बच्चे मेहनत करते होंगे सर। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग खूब मेहनत करो। आप ये समझ लो कि आप लोगों के लिए लगातार हमारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं, लगातार हमारी जो टीम है एसजीआई की, वो लगी रहती है सर। कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को अच्छा कंटेंट मिले, अच्छे तरीके से समझाई जाए इंग्लिश की जो बारीकियां हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उन पर आप लोगों की मेहनत हो। अब नो सूनर नो सूनर नो सूनर नो सूनर सर ने इतनी बार बोल दिया, इतनी बार बोल दिया, अब आपके दिमाग में छप गया होगा कि नो सूनर के साथ क्या आएगा? देन आएगा, है ना? तो अब जो है गलती से भी गलती नहीं होगी। तो तीन तरीके से चीजें याद होती हैं, लिख के, देख के और बोल के। और बोलने का मतलब सुन के। तो लिख के, लिख के, देख के, हम बार बार एक ही चीज को देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। बोल के या सुन के, है ना? तो हमारे दिमाग में छप जाती हैं चीजें। तो मैं अभी भी यही कहता हूँ कि इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एसएससी बैंकिंग जैसे एग्जाम्स में, तो सर खासकर। तो उन एग्जाम्स में इन इंग्लिश की जो बारीकियां हैं, की पॉइंट्स हैं कि अंग्रेजी, अब आपकी देखो इंग्लिश में आपको बोलना नहीं है, क्या आपको यहाँ पे सर बोलना नहीं सिखा रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे बात करनी है। आपको ग्रामर सिखा रहे हैं कि ग्रामेटिकल एरर्स किस तरीके की आती हैं, क्योंकि इंग्लिश में जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है, जिस सब्जेक्ट का वो एग्जाम लेता है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। यानी कि आपकी कॉम्प्रीहेंड पावर कितनी अच्छी है, इंग्लिश की समझ कितनी अच्छी है। इंग्लिश लैंग्वेज में जब आपके सामने कोई माना एप्लीकेशन आई, नोटिस आया, या किसी डिपार्टमेंट्स का कोई चेंजेस है, बहुत सारी चीज़ें, अब आप डिपार्टमेंट्स में काम करोगे तो वहाँ इंग्लिश में ही
उसकी कार्यशैली जो होती है, लेखन शैली इंग्लिश में चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उनमें आप उनको आप समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे? तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं तो ये चाहूंगा, काफी समय ले लिया मुझे था आपकी मैंने एक आपका। बात बहुत अच्छी लगी हाँ कि बताइए। आपने जैसे बच्चों से कहा हाँ कि लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनीथिंग। एग्जैक्टली। यदि इफ यू इफ यू वांट टू अ गुड स्पीकर, स्पीकर, तो यू मस्ट फर्स्ट यू बिकम बेस्ट एंड बेस्ट लिसनर, है ना? जैसे कि इनको एग्जांपल अभी भी इन्हें ऐसी बात समझ में नहीं आती है, हम्म तो सर आप तो पंजाबी गानों के बहुत सॉन्ग सुनते हैं, हम्म। तो आप एक गाने को कितनी बार सुनते हैं और उसे लिखते हैं क्या आप कभी? नहीं। नहीं क्या आप वो तो बोलते हैं फिर कभी? याद नहीं। नहीं नहीं तो लेकिन सुनते ही सुन सुनते सुन के आपके सुन याद सुन हो के जाते हैं। याद हो जाता है। कोई गलत भी गा रहा होता है तो वो जो है अगर सर करेक्ट कर देते है हैं ना? कि ये हाँ पंजाबी सॉन्ग में ये लाइन गलत है, ऐसे हाँ। होगी। तो और इवन सर ने ना ही उस चीज को सॉन्ग को कभी लिखा, ना ही कभी बोला, लेकिन हाँ, वो इतना सुन लिया कि वो हमें खुद अपने माइंड में बैठ गया है। अब अभी हाल फिलहाल की बात है। हम्म, तो अभी हमें मेन एरिया में था, ओके। तो किसी ने तारीफ कर दी आंखों की। और वो एक मेरा बड़ा पुराना शेर मैंने कहीं सुना था कि तेरी आंखों को फरिश्ते ने बनाने से पहले, तेरी आंखों को फरिश्ते ने बनाने से पहले, तेरी आंखों को फरिश्तों ने बनाने से पहले 100 बार हौजे कौशर में नहाया होगा। 100 बार हौजे हौजे कौशर में नहाया होगा। नहाया होगा। अब सबसे जो मेन एरिया में जो हाँ। शेर पढ़ा उन्होंने हौजे कौशर की जगह आबे कौशर कर दिया। तो मैंने उन्हें फिर करेक्ट किया कि आबे कौशर नहीं है, ये हौजे हौजे कौशर। हौजे कौशर होता है। हौजे कौशर का मतलब है कि सुंदरता का तालाब, जिसमें नहाने के बाद एक से एक सुंदर चीजें आपके इमेजिनेशन में आए, तब आप कुछ अच्छी चीज को अब इमेज सर कर उन्हें पाए। पता होना चाहिए कि हॉल्स का मतलब ही होता है कंटेनर। कंटेनर। तो खैर, हॉल्स। तो ये सारी बातें हैं। तो गुड लिसनर मतलब मैंने कहीं सुना था, किसी जमाने में देखा था, कभी 10-15 साल पहले। बिल्कुल सर। खैर सर, बहुत सारा समय ले लिया थैंक यू इंग्लिश, सो है मच ना? सर। बच्चों मेरी का डिस्टर्ब भी कर दिया। बस सर के लिए थैंक यू कहें, और सर को, सर ने चलिए इतना प्रीसियस टाइम हमें दिया सर, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। हम्म। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। लिखा हुआ है हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने कहा उसके असिस्टेंट्स के पास क्या है, जो उसके असिस्टेंट्स जो काम को कर रहे हैं वो बहुत काम को अच्छे से, एक्सीलेंट तरीके से वो काम को कर चुके हैं, और अभी भी वो काम को ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से कर रहे हैं। अब यहां से बात को समझना, एग्जैक्टली में क्वेश्चन यहां से क्या क्रिएट होगा। एग्जैक्टली में आपको पता है, जो यदि हैव क्या है, यहां पर लिखा है एंड। क्या लिखा है? एंड। यदि हम एंड की बात करते हैं तो एंड को हम क्या करते हैं, एंड का काम होता है बराबर वाली चीजों को जोड़ना। अब यदि हैव यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव के बाद तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन यहां पर क्या लिखी है सर? डूइंग। तो हमें यहां पर लिखना होगा, पहले दो सेंटेंस को मर्ज किया है। यहां पर एक सेंटेंस था हिज असिस्टेंट हैव डन, हिज असिस्टेंट हैव डन एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एक तो ये था। और एक दूसरा था कि हिज असिस्टेंट आर स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एक क्वेश्चन ये भी था। ओके, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे यहां से कहानी को, कि यहां पर कितनी कहानियां हैं। यहां पर दो कहानियों को मर्ज किया हुआ है। तो यहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो जो थर्ड फॉर्म होगी वो डन होगी, ना कि डूइंग होगी। ओके, तो डूइंग को हम कॉमन नहीं ले सकते, एक्सीलेंट को हमने कॉमन ले लिया, हिज असिस्टेंट को हमने कॉमन ले लिया। ये पूरा का पूरा सेंटेंस समझने की कोशिश करो। ये दो सेंटेंस हुआ करते थे। कितने सेंटेंस थे सर? दो। पहला एक सेंटेंस आपके पास क्या था,
एक सेंटेंस था कि हिज असिस्टेंट्स कि जो उसके असिस्टेंट्स है, हिज असिस्टेंट्स हैव डन excellent work for the organization ओके। एंड दूसरा सेंटेंस आपके पास था his assistants are still doing excellent work for the organization ओके। इसका मतलब हमें इतनी कहानी यहां से क्लियर हो जाती है कि सर एग्जैक्टली में यदि आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर कितनी सारी चीजें कॉमन निकल रही हैं। यदि कॉमन निकालोगे तो हिज असिस्टेंट कॉमन निकल रहा है ओके। एंड देन यदि हम बात करें तो एक्सीलेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा का पूरा क्या निकल रहा है सर, कॉमन निकल रहा है। अब जो कॉमन नहीं बचा है तो वो कॉमन क्या नहीं बचा है, एक तो कॉमन हैव डन नहीं बचा और आर स्टिल डूइंग नहीं बचा, तो इन्हें कॉमन नहीं लिख सकते, तो ये हमें एंड के साथ लिखना पड़ेगा। और ये दोनों ही क्या है सर, वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो हम इसे एंड के साथ जोड़ देंगे, तो ये वाला सेंटेंस हमने बना दिया। एग्जामिनर इतना घुमा देता है चीजों को, आपको सोच भी सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। तो मुझे आंसर मुझे बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। एक बार खतरनाक तरीके से एक बार आंसर करिएगा क्या है। लिखा हुआ है ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस द जस्टिस एंड केयर। तो जस्टिस एंड केयर के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि जस्टिस एंड केयर अनकाउंटेबल नाउन है। जस्टिस एंड केयर अनकाउंटेबल नाउन है और जनरल सेंस में बात हो रही है, ऑलवेज लिखा हुआ है। यदि ऑलवेज लिखा हुआ है तो जनरल सेंस में वो बात कर रहा है। किसके सेंस में बात कर रहा है सर, जनरल सेंस में वो बात कर रहा है ओके। यदि वो जनरल सेंस में बात कर रहा है तो परेशान होने की जरूरत ही क्या है। तो ही ऑलवेज प्रैक्टिसेस जस्टिस एंड केयर्स फॉर मॉरल प्रिंसिपल्स। अपने नैतिक सिद्धांतों के लिए वो हमेशा प्रैक्टिस करता है ओके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहां से क्या लिखा है, पेपर शुड बी रिसाइकिल इफ पॉसिबल। तो पेपर शुड बी रिसाइकिल, तो रिसाइकिल नहीं होता, पेपर शुड बी रिसाइकिल नहीं होगा, रिसाइकिल्ड होगा। यहां पर आपको पता है या तो बी के साथ आपको पता है दो चीजें लग सकती हैं, या तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ओके, और ये पैसिव बना देगी। क्या बना देगी, पैसिव बना देगी ओके। या फिर सर बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और सर ये क्या बना देगी, एक्टिव बना देगी। अब यहां पर आपने देखा क्या पेपर रिसाइकिल करने का काम कर सकते हैं, क्या पेपर रिसाइकिल करने का काम कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं। इसका मतलब एक कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो यहां पर रिसाइकिल्ड आना चाहिए ना कि रिसाइकिल ओके। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। लिखा हुआ है नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू ईदर कॉम्प्रिहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम ओके। यहां पर याद रखना टू ईदर कॉम्प्रीहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। तो 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना। तो यहां पर लिखा हुआ है नन ऑफ द डिप्लोमेट्स, नन का मतलब क्या हुआ सर, जीरो। यदि जीरो है तो वर्ब क्या है, जीरो कैसा होता है सर, सिंगुलर होता है। यदि आपका सिंगुलर है तो वॉज भी क्या है सर, सिंगुलर है। यदि वॉज सिंगुलर है तो करेक्ट आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ है वॉज एबल टू ईदर कॉम्प्रीहेंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, आंसर हो जाएगा नो एरर। नो एरर इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्परली इंटरप्टेड एज द लाइट्स सडनली बेंट आउट ओके। द इनॉग्रल फंक्शन इज टेम्परली इंटरप्टेड एज द लाइट सडनली बेंट आउट। तो यदि हम बात कर रहे हैं कि जब बात हो रही है पास्ट की, बात किसकी हो रही है सर, पास्ट की, तो यदि बात पास्ट की हो रही है, यहां पर क्या लिखा है, लाइट चली गई थी, तो ये प्रेजेंट में कहां से आ गया, बेंट आउट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है तो यहां पर वॉज होना चाहिए,
यहां पर क्या होना चाहिए, was होना चाहिए। अगली बात पर आते हैं, यहां पर लिखा है आई वेंट टू हिज हाउस बट कुड नॉट सी हिम बिकॉज ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। तो आपको पता है बिफोर के पहले हमें किसका यूज करना होता है, बिफोर के पहले पास्ट परफेक्ट आता है, बिफोर के पहले क्या आता है सर, पास्ट परफेक्ट आता है, और बिफोर के बाद क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट आता है। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट पहले, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो पास्ट परफेक्ट बाद में। तो यहां पर हमें क्या लिखना चाहिए, ही हैड गॉन आउट, ही हैड गॉन आउट। ओके, यहां पर क्या लिख देंगे सर, ही हैड गॉन आउट। ओके, क्या लिखेंगे सर, ही हैड गॉन आउट। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लिखा हुआ है व्हेन आई शैल सी हिम। तो आपको पता है यहां पर कि यदि कभी भी आपके पास आफ्टर लिखा है, आफ्टर है, बिफोर है, बिफोर है, या फिर हम बात करें सिंस तो हो ही नहीं सकता, या फिर लिखा हुआ है एज सून एज, या फिर एज लॉन्ग एज, या एज लॉन्ग एज, या फिर अनटिल, या फिर अनटिल, या फिर लिखा है अनलेस। क्या लिखा है सर, अनलेस लिखा है, या फिर व्हेन और वाइल लिखा हुआ है, और व्हेन और वाइल लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा एग्जैक्टली में ये एक्चुअली में यदि टाइम को फेवर करते हैं, यदि ये टाइम के कंजंक्शन है, तो इनके साथ कभी भी फ्यूचर मत लिखिएगा। फ्यूचर ना लिखने की वजह से है, रीजन है क्योंकि इन्हें एग्जैक्टली में हमेशा प्रेजेंट में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि मेन क्लॉज फ्यूचर में होगी, और मेन क्लॉज का जो सेंस होगा वो किस में चला जाएगा, फ्यूचर में चला जाएगा। यदि ये फ्यूचर में चला जाएगा तो यहां पर हमें शैल को हटाना होगा, हमें सिंपल लिखना होगा आई सी हिम, आई विल टेल हिम दैट ही व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी एंड द मेजोरिटी हैज चूजन to ignore those aspect of language which at school they were told to value highly। अब यहां पर लिखा है लिटरेचर रिमेन्स। ओके, अब यहां पर बात को समझना, लिटरेचर लिखा हुआ है, क्या लिखा है सर, लिटरेचर लिखा हुआ है। यदि ये लिटरेचर लिखा हुआ है तो यहां से कहानी समझना, एग्जैक्टली में यहां से कहानी समझना, जो लिटरेचर रिमेन्स है वो क्या है सर, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जो है वो सिंगुलर है। वो कैसी है सर, सिंगुलर है। तो देखो लिटरेचर भी कैसा है सर, सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर है, इसका मतलब यहां पर कोई भी एरर नहीं है। रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये रिमेन्स क्या है, द इंटरेस्ट ऑफ, ये क्या हो गया सर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगेन लिखा हुआ है द मेजोरिटी, द मेजोरिटी, और मेजोरिटी दूसरा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 2। तो हैज और चूजन, ये हेल्पिंग नंबर, ये क्या है, मेन वर्ब नंबर 2 है। इसका मतलब सर हैज के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना चाहिए सर, हैव लिखना चाहिए, क्योंकि जो मेजोरिटी है वो प्लूरल होती है। मेजोरिटी कैसी होती है सर, प्लूरल होती है। क्लियर है कहानी यहां तक? क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट। आई लुक फॉरवर्ड के साथ हम मीटिंग लिखते हैं, टू मीट नहीं होगा, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग। क्या लिखेंगे, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग, क्योंकि लुक फॉरवर्ड टू क्या होता है सर, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं सर, जीरंड आते हैं। क्या आते हैं सर, जीरंड आते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आई वॉज द किंग। आई वॉज द किंग, यदि मैं किंग होता तो किंग नहीं थे, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इफ आई वर द किंग, इफ आई वर द किंग। ओके, यदि मैं राजा होता तो आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री, मैं अपने कंट्री की दशा बदल देता। लेकिन ना तो मैं राजा हूं, ना वो कंट्री की दशा बदली है, एक इमेजिनेशन कंडीशन है जो कि अनरियल है। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ही एडमिट्स, उसने एडमिट किया है, ही एडमिट्स दैट ही इज नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। आंसर मुझे बताना क्या हो जाएगा, 34 का एक बार आंसर करो, क्या होगा, ही इज नॉट फॉलोइंग। तो आपको पता है यहां पर क्या होना चाहिए, ही एडमिट्स दैट कि ही डिड नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, कि आपको पता है कि वो उसने एडमिट किया है। यदि एडमिट किया है तो काम डन हो चुका होगा। यदि आपने किसी चीज को, यदि आपने एडमिट कर लिया कि आपने खाना खा लिया, आपने एडमिट किया कि आपने खाना खा लिया, तो खाना खाने का काम तो हो गया ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट फॉलो। क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट फॉलो। ओके, ही डिड नॉट फॉलो। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लाइफ ऑन बोर्ड शिप वॉज नॉट एज आई एक्सपेक्टेड इट टू बी। 35 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना। तो लिखा हुआ है
लाइफ ऑन बोर्ड शिप, लाइफ मतलब लाइफ जो थी बोर्ड शिप पर वैसी नहीं थी जैसे मैंने एक्सपेक्टेड किया था। तो एक्सपेक्टेड करने का काम आपके पहले ही हुआ होगा, तो हम यहां पर लिखेंगे एज नॉट एज आई हैड एक्सपेक्टेड। ओके, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स। एक बार मुझे आंसर मुझे बताना क्या हो जाएगा। मैं लिखा कि ही डिड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, कि वो मतलब बेस्ट एफर्ट्स होने के बाद भी एग्जाम को पास नहीं कर सकता था। इसका मतलब डिड नॉट नहीं लिखेंगे, यहां पर एबिलिटी की बात हो रही है, तो एबिलिटी की बात हो रही है तो यहां पर क्या लिखेंगे, कुड नॉट पास द एग्जामिनेशन इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। आई ट्राइड टू रीड योर लेटर, आई ट्राइड टू रीड योर लेटर, मैंने कोशिश की तुम्हारे लेटर को पढ़ने की, बट इट वॉज सो बैडली रिटन, लेकिन ये इतना खराब लिखा था, डेट आई हैड टू लीव द अटेम्प्ट, कि मुझे उस अटेम्प्ट को छोड़ना पड़ा, मुझे उस अटेम्प्ट को छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, इट वॉज रिटन सो बैडली, इतना बैडली था। आपको पता है सो बैडली का यूज करेंगे क्योंकि मेन वर्ब और उसके पहले बीच में कुछ भी नहीं आता, तो हम लिखेंगे इट वॉज रिटन सो बैडली, इतना खराब लिखा था कि मुझे उस अटेम्प्ट को छोड़ना पड़ा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आई प्रेफर जॉब टू योर्स। अब प्रेफर के साथ हम जॉब टू का यूज नहीं करते, लिखा हुआ है यहाँ पर, याद रखना। आई प्रेफर 38 नंबर का क्वेश्चन देखना, आई प्रेफर माई जॉब टू योर्स, तो प्रेफर है, सीनियर है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, इनके साथ हम टू का यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। चलिए अगले आंसर पे आते हैं। इफ देयर इज अ गारंटी देन वी आर प्रिपेयर टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर योर प्रोडक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार प्लीज मुझे करेक्ट आंसर मुझे यहाँ पर बता दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इफ देयर इज अ गारंटी, तो आपको पता है जब इफ लिखा हुआ है तो फिर देन लिखने की जरूरत है ही नहीं। चलिए आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्वेश्चन ऑफ द डे रहा है ये वाला, कि क्वेश्चन ऑफ द डे में क्या लिखा है, आई मीट हिम वंस अ ब्लू मून सो आई डोंट नो मच अबाउट हिज एक्टिविटीज, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय, एंड फिर मिलते हैं कल। और कल है, आपको पता होगा, कल है न्यू ईयर, 2025 की स्टार्टिंग है, तो मैं आप सभी लोगों से बस इतनी सी बात कहूंगा कि इतनी मेहनत करिए, इतनी मेहनत करिए कि ऊपर वाला भी कहे कि अब इससे क्या रखूं, सब दे दो इसे बस। तो सभी को एडवांस में विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और 2025 में आपके नए टास्क होनी चाहिए, नई नई चीज़ें होनी चाहिए, नई नई बातें भी होनी चाहिए। तो चलिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।